नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम संविधान तथा उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा संविधान किन किन कारणों से दुनिया और देश के सभी देशों के संविधान से अलग है, आज हम इस तथ्य को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के प्रथम पॉइंट को। हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके प्रथम पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों, जो संविधान हमारा है उसके प्रथम पॉइंट को देखते हैं। लिखित तथा निर्मित संविधान। जो हमारा संविधान है वह लिखित है, इसका उल्लेख आपको मिलेगा। यह लिखित पूर्ण रूप से, इसके सारे तथ्य लिखित रूप में आपको मिल जाएंगे। तथा निर्मित संविधान। हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा ये लिखित संविधान तैयार किया गया है। भारत का संविधान जो है, संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। भारत का जो संविधान है, संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत उपलब्ध हैं। इसमें जो है सरकार के संगठन के आधारभूत जो सिद्धांत है दोस्तों, उनको औपचारिक रूप में लिखा गया है। सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो सरकार है, सरकार के कौन से काम हैं, और सरकार दोस्तों अर्थात उसके तीनों अंग। सरकार के दोस्तों मुख्यतः 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही तीनों सरकार के प्रमुख अंग हैं। सरकार के तीनों अंगों की जो प्रक्रिया है, जो कार्य हैं उनके वर्णन विस्तृत रूप में हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं। कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ साथ उनके संबंध। दोस्तों, जो नागरिक हैं हमारे देश में, उनके तथा सरकार के क्या कार्य हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिले हैं जो नागरिक हैं, और जो सरकारों को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उन सभी की सभी तथ्यों का व्यापक और विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं संविधान के दूसरे प्रमुख विशेषताओं में, जो पढ़ रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। विस्तृत तथा व्यापक। यह जो हमारा भारतीय संविधान है, ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही इसका जो विस्तार है वह बहुत ही लंबा है और व्यापक है। भारतीय संविधान बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ व 2 परिशिष्ट हैं, तथा इसको 22 खंडों में विभाजित किया गया है। जो संविधान है, इसको 22 पार्टों में जो है विभाजित किया गया है। एच.वी. कामथ ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो दुनिया के पूरे संसार में सबसे विशालकाय, सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत का है। पूरे संसार, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो है संविधान भारत का है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार
भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आइए दोस्तों हम संविधान के तीसरे पॉइंट को देखते हैं। संविधान के जो व्यापक स्वरूप है उसके हम विस्तृत रूप में उसके जो है तीसरे पॉइंट को नोटिस करते हैं। तीसरे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण। लचीले और कठोर संविधान का आशय दोस्तों ये है कि हमारा संविधान बहुत लचीला, बहुत नॉर्मल भी है और बहुत ही कठोर भी है। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रित है। दोनों प्रकार से इसमें जो है गुण भरे पड़े हुए हैं। जो है ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है वह बहुत ही कठोर माना जाता है। कठोरता का आशय है कि उसमें जो है संविधान संशोधन तथा उसको परिवर्तित करना या उसमें कुछ तथ्यों को फेरबदल करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड का जो संविधान है वह बहुत ही लचीला है, जिसमें क्योंकि लिखित तो है नहीं, अलिखित है, तो उसमें तथ्यों को फेरबदल करने में कोई परेशानी नहीं होती है। संविधान की अनेक धाराओं, आइए आगे देखते हैं। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। हमारा जो संविधान है उसकी जो कुछ धाराएं हैं, बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो उसको बदलने में, जो उसकी स्थिति को परिवर्तित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों इसी कारण जो हमारा संविधान है वह लचीला भी माना जाता है। और कठोर क्यों है दोस्तों? कुछ अनुच्छेदों में साधारणतः बहुमत के साथ सांसद साधारण बहुमत के साथ ही संशोधन कर सकती है। हमारा जो संविधान है दोस्तों उसमें जो है सांसद जो है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वे लोग बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर जो है कानूनों में, नियमों में फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अन्य अनुच्छेदों में जो है अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त संख्या के बहुमत के साथ सदस्य संख्या के बहुमत के साथ का आशय दोस्तों ये है कि उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट कॉल थे जो आ गए थे, अब दोबारा से ऐसे स्थिति नहीं बनेगी। हम इसको फ्लाइट मोड में कर दे रहे हैं। दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है वो उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जिनमें परिवर्तन करने के लिए उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के उन भागों में जिनका संबंध संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र से है। संविधान के वे भाग जो राज्य और संघ अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार से के अधीन जो हैं, उनके कुछ भागों में परिवर्तन करने के लिए सांसद सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से अधिक होनी चाहिए तथा राज्यों का भी उसमें विचार होना चाहिए। राज्य के अधिकार क्षेत्र से भी वे जुड़े हों। संविधान में व्यवस्था है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे से अधिक राज्य उस पर अपनी स्वीकृति ना प्रदान कर दें। दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनती है
दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना आपको समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगी, क्योंकि जब कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होता है तो उसके आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी नीति का हस्तक्षेप नहीं होता। कोई विदेशी सरकारें या कोई विदेशी संगठन जो है भारत के अंदर आंतरिक नहीं दोस्तों, भारत के जो अंदर के भाग हुए, अर्थात भारत के राज्य सरकारों, नागरिकों के संबंध में कोई विदेशी ताकतें अब फैसला नहीं कर सकती। भारत सरकार अपने कामों के लिए स्वयं से योग्य है, वो अपने कामों को कर सकते हैं। किसी और विदेशी देश के नीति और सिस्टम से इसको चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई। हमारा जो संविधान है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना इसने किया हुआ है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय यह है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में, दोस्तों हमने आपको अभी बताया कि भारत जो है आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी दोनों ही क्षेत्रों में वह स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। वह अपनी विदेश नीति में हमारे राजनयिक संबंध किससे बेहतर होंगे, किससे बिगड़ेंगे, वह अपने भारत के संविधान में भारत की सरकार के ऊपर नियंत्रित करती है। भारत सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा हमारे संविधान में लिखित रूप से मान्य है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं संविधान के पॉइंट नंबर 5 को। संविधान की जो विशेषता है उसके पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। आज अभी हम जो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हम एक कड़ी को और जोड़ देते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों, वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। हमारे जो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब दोस्तों ये होता है कि जो उसकी मूलभूत आधार हैं, जो ढांचे हैं, उसमें संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प किया गया है। हमारे देश का जो संविधान है उसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है दोस्तों जिसमें शासन का प्रमुख जो होता है, प्रधान जो होता है, आनुवंशिक, अर्थात राजा का बेटा राजा ना होकर के जनता द्वारा चुना जाए, वैसी सरकारें जो होती हैं आनुवंशिक कहलाती हैं। ऐसा राजा जो होता है, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ जो है आनुवंशिक तौर पर सदियों से जो है राजशाही चली आ रही थी। हमारे संविधान ने क्या किया कि इसने जो है गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की, जिसके तहत जनता अपने शासनकर्ता का चुनाव स्वयं करेगी। संविधान के अनुसार सर्वोच्च पदाधिकारी, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वह राष्ट्रपति जी हमारे भारत के जो सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हमने सांसद विधायक बनाया होता है, वही लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। दोस्तों भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन, अर्थात राजाओं का जो शासन था उसको राजतंत्र, राजाओं के शासन के नाम से जाना जाता है। विशाल प्रणाली है वह राजतंत्रात्मक शासन के रूप में हमारे यहाँ स्थापित थी।
प्रणाली को, इस राजतंत्रात्मक शासन को हमारे संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया करके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही सर्वाधिक शक्ति प्रदान की गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आइए हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संघात्मक शासन की स्थापना। संघात्मक शासन की स्थापना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। संघात्मक शासन में दोस्तों भारत में 29 राज्य हैं और एक संघ है। भारत के 29 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी हेतु 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। हमने आपको पहले ही बताया, भारत में केंद्र शासन, केंद्र दिल्ली, जो दिल्ली की सरकारें होती हैं वो केंद्र की सरकारें कहलाती हैं। जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, सांसदों के प्रमुख होते हैं, वे जो हैं केंद्र शासन के अधीन आते हैं। और राज्य की सरकारें, जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ यूपी में योगी सरकार है, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी हैं और बिहार में अभी नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे ऐसे राज्य की अलग सरकारें हैं तथा केंद्र की अलग सरकारें हैं। इसी हेतु 3 सूचियां बनाई गई हैं। हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जो संघ सूची का विषय है, संघ के जो सूची है उसमें जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची, राज्य की सूची में राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूचियाँ, कुछ सूचियाँ दोस्तों ऐसी भी हैं जिनमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानूनों का निर्माण करती हैं। अवशिष्ट विषय, कुछ ऐसे विषय हैं दोस्तों जिन पर कानून बनाने का अधिकार ओनली केवल जो है सांसद को अर्थात केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की स्थिति में, यदि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसके समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि संविधान ने शक्तिशाली शासन की स्थापना की है। शक्तिशाली शासन दोस्तों, हमारा संविधान ऐसा संविधान है कि जो विपत्ति की परिस्थितियाँ होती हैं, विकट परिस्थितियों में अपने आप को शक्तिशाली संविधान के रूप में, शक्तिशाली शासन के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें कि जब देश पर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी या बाहरी संकट या आंतरिक संकट में, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती हैं। राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल की स्थिति को, प्रधानमंत्री जी जो हैं आपातकाल की सिचुएशन को देखते हुए राष्ट्रपति से मांग कर सकते हैं जो है देश में आपातकाल की घोषणा करने के लिए। दोस्तों उम्मीद है पॉइंट नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं संविधान की विशेषताओं का जो है पॉइंट नंबर 7 को। दोस्तों आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, अर्थात संघ और राज्यों के बीच में डिवाइडेशन होते हुए भी जो भारतीय संविधान है वह एकात्मक, अर्थात संघ को अत्यधिक शक्तियों को प्रदान करता है। मजबूती जो है पूरी वे संघ के साथ में बनी हुई है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, यदि आपात की स्थिति पैदा हुई तो सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे संविधान और सरकार के शासन का स्वरूप है वह एकात्मक शासन के रूप में हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों मैं बेहतर से आपको समझा पा रहा हूँ। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।
हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधानों की विशेषताएं पाई जाती हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें एकात्मक तथा संघात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। एकात्मक का अर्थ दोस्तों ये होता है कि एक शक्ति अर्थात हमारे देश का जो प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वह प्रधानमंत्री होता है और उसके हाथों में बहुत सारी शक्तियाँ शक्तिशाली शासक के रूप में उसको प्रदान की गई हैं। उम्मीद है दोस्तों पॉइंट नंबर 7 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट को। आइए दोस्तों हम देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के 8वें नंबर पॉइंट को। दोस्तों जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उसको नोटिस कीजिएगा, आपकी सभी परीक्षाओं में ये सब अनिवार्य रूप से काम में आएंगे। दोस्तों ऐसा मत सोचना कि ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ये सारे तथ्य निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में काम देंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों या फिर दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी आदि सभी सब्जेक्टों में आप सभी को ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। हमारे संविधान जो है दोस्तों किसी धर्म को अधिकृत नहीं किया हुआ है कि हमारे देश का कोई संविधान जो है कोई धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं है। वो बात अलग है कि सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई हिंदू धर्म तो कोई मुस्लिम धर्म तो कोई अन्य धर्मों की बातें करता रहता है। भारत का संविधान है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ दोस्तों ये है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म या कोई निश्चित कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों सरकारी नौकरियां जो हैं हमारे देश में उनमें धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास परिवेश में या कुछ दूर पर आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरियों तथा प्राइवेट नौकरियों में बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ अपने पद का उपयोग कर रहे हैं। शैक्षणिक गुण के आधार पर सरकारी नौकरियां शैक्षणिक गुणों के आधार पर सबको हमारे संविधान द्वारा प्रदान की जाएंगी। देश का कोई भी धर्म अस्थायी रूप से कोई धर्म नहीं है। नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसको मानने की, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी नागरिक भारत देश में जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसके प्रचार को कर सकता है, बशर्ते उसका प्रचार और उसका जो सिस्टम से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों यहाँ तक हमने आपको बता दिया। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा की जो होती हैं, धर्म से जुड़ी जो शिक्षाएं होती हैं वे स्कूलों में नहीं दी जाएंगी और ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना जो है, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात जिसका कोई धर्म ना हो उस आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हमारा भारतीय संविधान करता है। स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों हमने आपको बताया स्कूल तथा कॉलेज ये जो हैं ये धर्म की शिक्षा को नहीं प्रदान करेंगे। प्रत्येक संप्रदाय जो हमारे संविधान जो प्रत्येक संप्रदाय हैं को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का जो प्रत्येक धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का
अधिकार है, उनका प्रबंध करने तथा चल अथवा अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। उम्मीद है दोस्तों पॉइंट नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9 को, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक और पॉइंट को जोड़ दिया गया जो समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया दोस्तों हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन में भी इसको प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया। 44वां जो संविधान संशोधन था इसमें समाजवादी शब्द को स्थान प्राप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। संसदीय शासन की स्थापना, हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषता है इसमें जो है संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारतीय शासन में संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक असंवैधानिक जो है भारत में जो राष्ट्रपति हैं वे औपचारिक नाम मात्र के शासन के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, प्रधान हैं, और उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ। दोस्तों हमने आपको बताया कि उनके पास केवल और केवल नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं। शासन संबंधी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास होते हैं। मंत्रिमंडल अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए सांसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, जो आपने मंत्रियों की कैटेगरी के बारे में सुना होगा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए जो शासन संबंधी नीतियां जो बनाती हैं गवर्नमेंट सरकारें, वे सांसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। सांसद जो होते हैं उनके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। उम्मीद है दोस्तों पॉइंट नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट को। आगे चल करके हम पॉइंट नंबर 11 को देखेंगे। 11 में दोस्तों हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार जो होते हैं दोस्तों वो मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो मूल संविधान था हमारा, जो पहले का मेन संविधान था, उसमें जो है जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनको 7 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन दोस्तों सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 को हुआ था दोस्तों, उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को, कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति जो अर्जित कर सकता था पहले, उस अधिकार को हटा दिया गया है। अब निकालने के बाद अब संपत्ति का केवल कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का केवल कानूनी अधिकार है, और जो है संविधान की में जो उल्लिखित मौलिक अधिकार अब जो बचे हुए हैं संपत्ति के अधिकार को निकालने के बाद, उनकी संख्या 6 है। और वे सभी कौन कौन से अधिकार हैं दोस्तों, आइए हम इनको देखते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों संविधान ने, जो भारतीय संविधान है उसने जो है सबको एक समान नौकरियां प्राप्त करने, सरकारी संस्थाओं आदि चीज़ों में एक समान अवसर प्रदान किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी स्थितियों में एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र है। वह किसी के अधिकारों का, बशर्ते वह किसी के अधिकारों का हनन ना करे, वह अपने सभाएं एकत्रित कर सकता है। और इसके बाद जो है उसके जो भी गुण
अवगुण हो, वे अपने अनुसार वह काम इस देश में कर सकता है। नौकरी पेशा, धंधा, बिजनेस, वे सभी चीज़ें जो हैं वह कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हमने अभी आपको बताया धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, उसकी संस्थाओं को निर्मित कर सकता है जो है, और इसके साथ ही साथ वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने तरीके से कर सकता है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। जो हमारा भारतीय संविधान है, इसने जो है नागरिकों को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया हुआ है। शिक्षा जो है दोस्तों अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख है कि अनिवार्य रूप से सभी को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास सरकारें आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में और अभी के स्तर पे निरंतर प्रयास करती रहेंगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, किसी समूह का शोषण हो रहा है तो वह अपने अधिकारों को लेकर के न्यायालय के शरण में जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा है, नागरिकता का हनन हो रहा है, तो वह यदि वास्तव में भारत के नागरिकता के योग्य है तो वह अपने तथ्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमने भाषा को अपने स्तर से लेकर के सरल किया है। मुझे कुछ दिक्कतें हो रही हैं भाषा के स्तर पर हमारा आशा ये है, हमारी जो कोशिश है कि हम आपको बेहतर ढंग से इस टॉपिक को समझा सकें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं मौलिक अधिकारों में। दोस्तों हम लोग जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका उपयोग करके हम अपने जो है जीवन शैली में उनका उपयोग करके हम अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके नियम कानूनों का प्रयोग करके हम अपने शिक्षा, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सभी स्थितियों को आगे चल कर के उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं और हमारा जो है सर्वांगीण विकास हमारे समाज का होगा। दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 12 को। पॉइंट नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य। जिस तरीके से हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से हमको कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमारा होता है। हमारा कर्तव्य इसलिए होता है कि संविधान ने जब हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, देश के नागरिक होने के नाते हमको जो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है उसके एवज में हमको हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनको हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। देश के प्रति, राज्य के प्रति और नागरिकों के प्रति और देश के महापुरुषों के प्रति जो है हमारे को जो हमारा यह दायित्व बनता है देश के प्रति हम कुछ कर्तव्यों का पालन करें। जैसे कि दोस्तों मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों मूल संविधान जो हमारे महापुरुषों ने निर्मित किया हुआ था उसमें केवल मूल जो है अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का भी निर्धारण किए गए थे। जो 10 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों उनका निर्धारण हमारे 42वें संविधान संशोधन के अनुसार किया गया। वर्तमान में इन कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन था उसमें 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब जो है दोस्तों इसमें एक की संख्या और बढ़ाकर इसको 11 कर दिया गया है। आइए संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों
पॉइंट नंबर 13 को देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। हमारे भारतीय संविधान में जो है काफ़ी जो है दूसरे देशों का कॉपी करके आर्टिकल्स और नियम कानूनों को समावेशित किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। आयरलैंड के जो संविधान है दोस्तों, उसमें कुछ पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व के रूप में, उसका प्रयोग हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का काम ओनली मात्र ये है कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और संविधान के द्वारा जिन्होंने जो भी पद प्राप्त किए हुए हैं, यह आदेश दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। जो जनता है, जो नागरिक हैं देश के, उनको नीति निर्देशक तत्व ये कि समझ लो उपदेशों के हिसाब से हैं। वे कहते हैं कि आप लोग जो सरकारी संस्थाओं में, सरकार में और अन्य जगहों पर बैठे हैं, पहुँचे हैं, तो आप देश के नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं, उनके जीवन को अत्यधिक अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हम अपना टॉपिक ख़त्म करना चाहते थे दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 4-5 पॉइंट और हैं, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों आगे के नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले हम थोड़ा सा ज़रूरी वर्क है उसको कर लेते हैं, फिर आप बने रहिएगा। हम जो है आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों पॉइंट नंबर 14 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। दोस्तों जो हमारा संविधान है वह न्यायपालिका जो है संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ऐसा कानून बनाती है दोस्तों, यदि जो है विधायिका यानी विधि बनाने वाली संस्था, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है या कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती है जिससे मूल अधिकारों व संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। यदि ऐसा कोई कानून नियम बन करके यदि हमारे बीच, हम नागरिकों के बीच यदि आया, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका है वह मूल अधिकारों के संरक्षक और संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ने, कानून बनाने वाली संस्था ने कोई उल्टे सीधे कानून बना के हम लोगों के बीच में पेश किया, तो ऐसे कानूनों के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक उसको घोषित कर देगा। जब ऐसे कानूनों का विरोध होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, उस कानून को संज्ञान में लेगा, और यदि उन कानूनों में संविधान से परे किसी तथ्यों को शामिल किया गया है तो वे जो हैं सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट से आपको यह भी चीज़ें पता चल गई होंगी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह हमारे भारतीय संविधान में संविधान तथा नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में किया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों हम सर्दी से ग्रसित हैं, कुछ अतिरिक्त आवाज़ें आपको अत्यधिक मिल सकती हैं। आइए देखते हैं हम
पॉइंट नंबर 15 को। पॉइंट नंबर 15 दोस्तों जो है वह आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सुरक्षा। हमारे संविधान में अनुसूचित जो जातियां हैं और जनजातियां हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व जो है संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अस्पृश्यता इन दोस्तों अस्पृश्यता होगा दोस्तों, यहाँ पर शब्द शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो भेदभाव था इस संविधान के अनुसार इसको समाप्त कर दिया गया है। इस पॉइंट को हम एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें। दोस्तों हम देखते हैं एक बार फिर से पॉइंट नंबर 15 के बारे में समझने के योग्य बातें हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार जो है हमारा संविधान हमको प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत भेदभाव का अंत हमारे संविधान में कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन आज भी हमारे समाज में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी दुविधा बनी हुई है। छुआछूत भेदभाव कुछ लोगों के द्वारा अभी किया जा रहा है। हम सब के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे भेदभाव एक दूसरे के प्रति किया जा रहा है। इसका अंत होना अति आवश्यक है और इसके अंत में एक शिक्षित समाज ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। छुआछूत को अंत को करके हमारे देश में एक सामाजिक न्याय, समाज में सबको प्रतिष्ठित, सबको सम्मान, सबको एक प्रकार से जो है सभी को समान अवसर प्राप्त हो। समाज के सिचुएशन में, समाज की स्थिति में कोई एक पायदान पे तो कोई 10वें पायदान पर ना हो, बल्कि सभी एक लेवल पर हो जाएं। हमारे संविधान की जो आधारभूत जो सिद्धांत हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन तथ्यों में एक पॉइंट ये भी है कि जो है अनुच्छेद 17 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट नंबर 16 नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। वयस्क मतलब एक वयस्क युवक को जो है, नौजवान युवक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री हो या पुरुष हो, सबको मतदान करने का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सबको प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। इसकी उम्र दोस्तों पहले 21 थी, बाद में इसे घटा करके 21 वर्ष के स्त्री पुरुष के मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति। दुनिया का ऐसा संविधान हमारा भारत है दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी सोचता है। शांति और समर्थक। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी गई है। संविधान राज्य का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को स्वीकार करे। हमारा संविधान जो है वह हमको दुनिया में शांति लाने की प्रेरणा देता है। दुनिया में भी कहीं उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, कहीं भी समाज में कोई एक वर्ग आगे पीछे ना हो सके। वसुधैव, सारी पृथ्वी ही कुटुंबकम, हमारा परिवार है, हमारा घर है, सारा संसार ही हमारा घर है। ऐसे विचारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको बेहतर तरीके में हमने अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे पढ़ें और
अच्छे से अच्छे समझें और किसी के बहकावे में ना आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे से अच्छे नागरिक बने तथा देश को अच्छी सेवाएं प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।